इंडिया का लगेज सेक्टर 19,000 करोड़ का है और एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक ये 12.4% सीएजीआर से बढ़ के लगभग 27,000 करोड़ का हो जाएगा। और इस सेक्टर में एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 19 तक स्पेस का लीडर वीआईपी इंडस्ट्रीज था विद 49% मार्केट शेयर, लेकिन अब वीआईपी का मार्केट शेयर तेजी से गिर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये गिरकर 37% हो गया है, पर यह मार्केट शेयर छीना किसने? सफारी इंडस्ट्रीज ने। सफारी इंडस्ट्रीज का मार्केट शेयर फाइनेंशियल ईयर 16 में सिर्फ 11% था और अब ये 30% हो गया है। और सिर्फ मार्केट शेयर ही नहीं, सफारी के फाइनेंशियल मेट्रिक्स जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, इबिडा मार्जिन्स, कैश कन्वर्जन साइकिल, आरओसी, ये सब भी वीआईपी से बेटर है। और अब तो मोकोबारा और अपर केस जैसे नए ब्रांड्स भी तेजी से मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर में ऐसा क्या हुआ है कि वीआईपी ने इतना मार्केट शेयर खो दिया? और अब न्यू एज ब्रांड्स की स्ट्रैटेजी क्या है जिससे वो इन लेगेसी प्लेयर्स को टक्कर दे रहे हैं? वेलकम बैक टू मार्केट्स बाय ज़ीरोधा। मैं हूं शांतनु जैन और आज हम इंडिया के लगेज सेक्टर को डीपली समझेंगे। सेगमेंट 1 में हम इस सेक्टर का स्ट्रक्चर समझेंगे, टाइप्स ऑफ लगेज, ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर, मार्केट सेगमेंट्स, ये सब डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड सेगमेंट में हम वीआईपी इंडस्ट्रीज और सफारी इंडस्ट्रीज के स्ट्रैटेजीज और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे वीआईपी का मार्केट शेयर ओवर द इयर्स गिरा और सफारी का बढ़ा। ये भी समझेंगे कि कैसे अब नए ब्रांड्स लेगेसी प्लेयर्स को चैलेंज कर रहे हैं। शुरू करते हैं। लगेजेस दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट लगेज और हार्ड लगेज। सॉफ्ट लगेज कपड़े का बना होता है जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर या कैनवस। ये फ्लेक्सिबल, लाइटर और कंप्रेसिबल होता है। दूसरी तरफ है हार्ड लगेज। ये पॉलीकार्बोनेट, पॉलीप्रोपिलीन और एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल से बनता है। हार्ड लगेज यूजुअली भारी और लेसर कंप्रेसिबल होता है, लेकिन ये सॉफ्ट लगेज के कंपैरिजन में वाटरप्रूफ और ज्यादा सिक्योर होता है। ये चार्ट देखो, फाइनेंशियल ईयर 1670 तक लगेज सेक्टर में सॉफ्ट लगेज डोमिनेट करता था विद 81% मार्केट शेयर, लेकिन धीरे धीरे ये मिक्स रिवर्स हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 25 में हार्ड लगेज का शेयर सिर्फ 26% रह गया है। पिछले 7-8 सालों में कंज्यूमर्स का लगेज प्रेफरेंस बदल रहा है और मार्केट हार्ड लगेज की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये शायद इसीलिए है क्योंकि अब लोग ज्यादा स्टर्डी और ड्यूरेबल लगेजेस प्रेफर करने लगे हैं। इस सेक्टर में एक और शिफ्ट दिख रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड का शिफ्ट। ये चार्ट देखो, 2019 में 60% से ज्यादा मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड था, लेकिन अब अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का शेयर सिर्फ 44% रह गया है और एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक ये 40% हो जाएगा। प्लस ट्रैवल सेक्टर के बूम ने भी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है। फाइनेंशियल ईयर 20 में इंडिया का ट्रैवल सेक्टर $75 बिलियन का था, यानी लगभग 5.5 लाख करोड़। एक्सपेक्टेड है कि ये फाइनेंशियल ईयर 27 तक 7.5% सीएजीआर से बढ़ के $125 बिलियन हो सकता है। और अब तो लोग एक साल में मल्टीपल ट्रिप्स भी लेने लग गए हैं, फैमिली ट्रिप्स, फ्रेंड्स ट्रिप्स, सोलो ट्रिप्स, बिजनेस ट्रिप्स वगैरह। साथ ही लेजर ट्रैवल, डेस्टिनेशन वेडिंग्स और वीकेंड गेटअवेज का भी डिमांड बढ़ रहा है। ऐसे में लगेज का रिप्लेसमेंट साइकिल छोटा हो गया है। जहां 1990s में लगेज का रिप्लेसमेंट साइकिल 8 to 10 इयर्स हुआ करता था, वहीं अब ये लगभग 2 to 3 इयर्स हो गया है। इस वजह से लगेज का रिकरिंग डिमांड बढ़ रहा है। स्क्रीन पे ये मोतीलाल ओसवाल के रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट देखो। इसमें लगेज सेक्टर के मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब प्राइसिंग की बात करें तो लगेज सेक्टर में 3 कैटेगरीज हैं, मास, मिड प्रीमियम एंड प्रीमियम कैटेगरी। मास कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स 4,000 रुपीज से लोअर प्राइस पे होते हैं। मिड प्रीमियम प्रोडक्ट्स 4,000 to 8,000 रुपीज के होते हैं और सबसे ऊपर होता है प्रीमियम कैटेगरी, यानी 8,000 रुपीज के ऊपर वाले प्रोडक्ट्स। सैमसोनाइट, मोकोबारा, कार्लटन और डेल्जी जैसे ब्रांड्स प्रीमियम कैटेगरी में ऑपरेट करते हैं। हर कैटेगरी में ब्रांड्स की स्ट्रैटेजी अलग होती है। जहां मास कैटेगरी में फोकस वैल्यू फॉर मनी पे होता है, वहीं प्रीमियम कैटेगरी में ब्रांडिंग पे फोकस किया जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का लगभग 78% मार्केट सिर्फ टॉप 3 प्लेयर्स कंट्रोल करते हैं, वीआईपी इंडस्ट्रीज, सैमसोनाइट और सफारी इंडस्ट्रीज। बट पोस्ट पैंडेमिक अपर केस, वाइल्ड क्राफ्ट, नेशनल माइल्स और मोकोबारा जैसे ब्रांड्स ने 14% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। न्यू एज ब्रांड्स का इतना मार्केट कैप्चर करना मतलब इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंज्यूमर्स को ब्रांड तो चाहिए, बट उनकी ब्रांड लॉयल्टी कुछ खास हाई नहीं है। जो भी ब्रांड उनको बेटर यूटिलिटी ऑफर करती है, वो उस पर स्विच करने को रेडी हैं। ऐसे में लगेज कंपनीज के लिए मार्केट ट्रेंड से कीप अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर किसी प्लेयर ने ट्रेंड को लेट आइडेंटिफाई किया और उस पर जल्दी कैपिटलाइज नहीं कर पाए तो कॉम्पिटिटर्स मार्केट शेयर छीन सकते हैं। और हाल ही में एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी है। सफारी इंडस्ट्रीज ने वीआईपी इंडस्ट्रीज और सैमसोनाइट से मार्केट शेयर छीन लिया है। लेकिन ये हुआ कैसे? देखो, हमारे रिसर्च से हमें समझ आया कि वीआईपी ऑलरेडी 4 स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस कर रहा था, जिसका फायदा सफारी ने उठाया। ये चैलेंजेस क्या थे, एक एक करके समझते हैं। पहला चैलेंज, स्लो अडेप्टेबिलिटी टू हार्ड लगेज। वीआईपी इंडस्ट्रीज के पास 5 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं: हार्ड लगेज, सॉफ्ट लगेज, बैकपैक्स, डफल बैग्स एंड हैंड बैग्स। अभी तक कंपनी का सबसे ज्यादा फोकस सॉफ्ट लगेज पे था, तो जब तक मार्केट में सॉफ्ट लगेज का डिमांड ज्यादा था तब तक वीआईपी का मार्केट शेयर 45% के ऊपर था। लेकिन जैसे ही हार्ड लगेज का डिमांड बढ़ा, वीआईपी बैकफुट पे आ गया। कंपनी ने इस डिमांड शिफ्ट को जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं किया और वो बढ़ते हार्ड लगेज डिमांड को जल्दी केटर नहीं कर पाए। एज अ रिजल्ट कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पिछले कुछ सालों में स्टैग्नेंट रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में वीआईपी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग 2000 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये अराउंड 2100 करोड़ ही हुआ। कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखा। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 24 से कंपेयर करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू लगभग 3% ईयर ऑन ईयर गिरा है। कंपनी का रेवेन्यू सीएजीआर ओवर फाइनेंशियल ईयर 22 टू फाइनेंशियल ईयर 25 19% रहा है। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक सफारी का रेवेन्यू 36% सीएजीआर से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 22 में सफारी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 700 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 1700 करोड़ हो गया था, यानी डबल से भी ज्यादा। और इसके पीछे कंपनी की फास्ट अडेप्टेबिलिटी है। डिमांड को कैप्चर करने के लिए सफारी इंडस्ट्रीज ने हार्ड लगेज पे डबल डाउन कर लिया। ये चार्ट देखो कैसे फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक सफारी का सॉफ्ट एंड हार्ड लगेज मिक्स रिवर्स हो गया। FY19 में हार्ड लगेज का शेयर सिर्फ 25% था और फाइनेंशियल ईयर 25 आते आते हार्ड लगेज का शेयर 74% हो गया। वीआईपी के स्लो अडेप्टेबिलिटी का इंपैक्ट उनके इन्वेंट्री डेज पे भी पड़ा। अब क्योंकि कंपनी सॉफ्ट लगेज पे फोकस करती थी, उनका सॉफ्ट लगेज इन्वेंट्री पाइल अप हो गया और इन्वेंट्री डेज फाइनेंशियल ईयर 24 में 198 डेज से बढ़ के 258 डेज हो गया था। यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 1.84 से गिर के फाइनेंशियल ईयर 24 में 1.42 हो गया था। कंपनी के पास बांग्लादेश में सॉफ्ट लगेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, लेकिन सॉफ्ट लगेज के स्लो डिमांड की वजह से ये फैक्ट्रीज अंडर यूटिलाइज थी। वीआईपी का कैश कन्वर्जन साइकिल भी फाइनेंशियल ईयर 24 में 234 डेज हो गया था एज कंपेयर टू सफारी इंडस्ट्रीज का 77 डेज। और पिछले 4 सालों में वीआईपी का आरओसी भी सफारी इंडस्ट्रीज से कम रहा है। कंपनी ने इन चैलेंजेस को अपने अर्निंग्स कॉल में भी एक्सप्लेन किया है। ये था प्रोडक्ट साइड चैलेंज। लगेज सेक्टर में प्रोडक्ट के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे कितनी ही अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बना लो, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक नहीं पहुंचा पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। और अब जब इतने ब्रांड्स आ गए हैं मार्केट में तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में कंपटीशन भी बढ़ गया है। इस स्पेस में मेजरली 5 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं: जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड जैसे डिपार्टमेंट स्टोर्स, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। वीआईपी इंडस्ट्रीज की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में इनका 48% सेल्स जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड से आता था। कंपनी ई कॉमर्स चैनल में काफी लेट एंट्रेंट थी। यहां भी उन्होंने कंज्यूमर्स के बढ़ते डिजिटल फर्स्ट शॉपिंग बिहेवियर को लेट आइडेंटिफाई किया और बैकफुट पे आ गए और ये बन गई उनकी सेकंड चैलेंज, लेट एंट्री टू ई कॉमर्स। फाइनेंशियल ईयर 25 में ई कॉमर्स से वीआईपी का 31% सेल्स जरूर आया, लेकिन ये फिर भी सफारी और बाकी D2C ब्रांड से काफी कम है। सफारी इंडस्ट्रीज ने फाइनेंशियल ईयर 14 में ही ई कॉमर्स सेल्स स्टार्ट कर दिया था और फाइनेंशियल ईयर 25 में सफारी का 40% सेल्स सिर्फ ई कॉमर्स चैनल से ही आया है। अब देखो ई कॉमर्स में ना कंपटीशन बहुत हाई है। वीआईपी इंडस्ट्रीज जैसे लेगेसी प्लेयर से लेके मोकोबारा जैसे D2C ब्रांड तक सारे कंपनीज मार्केट शेयर के लिए लड़ रहे हैं और मार्केट ग्रैब करने के लिए कंपनीज भर भर के डिस्काउंट्स और एड कैंपेन्स चला रहे हैं, स्पेशली वीआईपी इंडस्ट्रीज। ये चार्ट देखो, वीआईपी का रिटर्न्स, डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हाई है, लगभग 10 to 14%। और फाइनेंशियल ईयर 23 से ये नंबर बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सफारी इंडस्ट्रीज का ये नंबर वीआईपी से काफी कम है।
फाइनेंशियल ईयर 25 में जहां सफारी के टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का सिर्फ लगभग 10% रिटर्न्स, डिस्काउंट्स और रिबेट्स था, वहीं वीआईपी का ये नंबर 14% था। ये डिस्काउंट ज्यादातर वीआईपी सॉफ्ट लगेज सेगमेंट में दे रहा है, जिसमें उनके पास अनसोल्ड इन्वेंट्री है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 के अर्निंग्स कॉल में कंपनी के एमडी नीतू काशीरामका ने कहा कि हाई डिस्काउंट्स के वजह से ई कॉमर्स चैनल का एवरेज नेट रियलाइजेशन बाकी चैनल से कम है। इनफैक्ट Q1 फाइनेंशियल 26 में तो इंटेंस कंपटीशन की वजह से वीआईपी का ई कॉमर्स सेल्स 17% गिर गया था। ऐसा 5 क्वार्टर्स में पहली बार हुआ कि ई कॉमर्स चैनल में डी ग्रोथ देखने मिला हो। इनफैक्ट सैमसोनाइट ने वीआईपी और सफारी के डीप डिस्काउंटिंग को ब्लेम किया है फॉर फॉल इन सेल्स। FY25 के थर्ड क्वार्टर में सैमसोनाइट के ब्रांड अमेरिकन टूरिस्टर में 31% का सेल्स ड्रॉप दिखा था, जिसके लिए मैनेजमेंट ने बढ़ते कंपटीशन और डीप डिस्काउंटिंग को ब्लेम किया। और सिर्फ डिस्काउंट्स ही नहीं, वीआईपी इंडस्ट्रीज एड्स पे भी बहुत स्पेंड करता है। कंपनी के रेवेन्यू का 5 to 8% एड्स में जाता है। इनफैक्ट वीआईपी तो बड़े बड़े सिलेब्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, वीआईपी ब्रांड के लिए कंपनी ने सैफ अली खान और करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्काई बैग्स के लिए कार्तिक आर्यन को और कपरीज के लिए आलिया भट्ट और कियारा अडवाणी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये चार्ट देखो, इसमें वीआईपी इंडस्ट्रीज और सफारी इंडस्ट्रीज के एड स्पेंड्स को समराइज किया गया है। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि वीआईपी का एड स्पेंड्स ऑलमोस्ट हर साल सफारी से ज्यादा है। जहां फाइनेंशियल ईयर 24 में वीआईपी इंडस्ट्रीज ने अपने रेवेन्यू का 8.2% एड्स पे स्पेंड किया था, वहीं सफारी इंडस्ट्रीज ने एड्स पे सिर्फ 5% ऑफ रेवेन्यू स्पेंड किया था। लेकिन एक मोतीलाल ओसवाल रिपोर्ट के हिसाब से वीआईपी का सेलिब्रिटी लेड एडवर्टाइजिंग का जो आरओआई है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, सफारी जैसे कॉम्पिटिटर्स के आरओआई से बहुत कम है। और यही है वीआईपी का थर्ड चैलेंज, लो आरओआई ऑन एड्स। देखो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से ब्रांड विजिबिलिटी तो बढ़ जाती है, बट शायद कस्टमर्स इन एड्स को देख के ट्रांजैक्ट नहीं करते। यानी ये एड्स टॉप ऑफ द फनल तो सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इनसे कन्वर्जन नहीं आते। शायद इसीलिए अब वीआईपी अपनी एड स्ट्रैटेजी बदल रहा है। अब कंपनी एक्सपेंसिव ब्रॉड बेस्ड कैंपेन से हट के उन माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज कर रहा है जिनके नीश ऑडियंसेस हैं। कंपनी अब हाइपर लोकल और रीजनल एड्स में भी जा रहा है। अब अगर इसे सफारी इंडस्ट्रीज के एड स्ट्रैटेजी से कंपेयर करें तो ये टेबल देखो। सफारी ने कभी कोई सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया। इंस्टेड कंपनी ने अपने प्रोडक्ट फीचर्स के अराउंड कैंपेन्स बिल्ड किया। स्टोरी टेलिंग और लाइफस्टाइल रेलेवेंस को कैंपेन्स में इनकॉर्पोरेट करके सफारी ने अपना एड एंगेजमेंट और आरओआई इंप्रूव किया है। टारगेटेड एड कैंपेन्स के साथ साथ सफारी की ब्रांड पोजीशनिंग भी इवॉल्व हो रही है। कंपनी अब प्रीमियम पोजीशनिंग की तरफ जा रही है। आज के दिन सफारी इंडस्ट्रीज के पास 5 ब्रांड्स हैं: सफारी, अर्बन जंगल, जिनी, मैग्नम और जीनियस। ये टेबल देखो, इसमें ब्रांड वाइज पोजीशनिंग दी हुई है। मैग्नम को छोड़ के सारे ब्रांड्स वैल्यू और प्रीमियम सेगमेंट्स दोनों में है। ब्रांड वाइज सेल्स कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में सफारी ब्रांड का सेल्स कंट्रीब्यूशन 80% था। ये कंपनी की फ्लैगशिप ब्रांड है जो बजट कॉन्शियस कस्टमर्स को टारगेट करती है। हाल ही में कंपनी ने सफारी ब्रांडेड प्रीमियम फॉर्मल बैकपैक्स में भी एंट्री ली है। अर्बन जंगल सफारी की प्रीमियम ब्रांड है जिसमें कंपनी प्रीमियम फीचर्स ऑफर करती है, जैसे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स और एंटी थेफ्ट एलिमेंट्स। और इन प्रीमियम फीचर्स के लिए कस्टमर ज्यादा पे करने को तैयार हैं, तो कंपनी इन ब्रांड्स पे एक प्रीमियम चार्ज कर सकती है। फाइनेंशियल ईयर 25 में अर्बन जंगल ने टोटल सेल्स में 3% कंट्रीब्यूट किया था और फाइनेंशियल ईयर 26 तक मैनेजमेंट इसे 6% तक ले जाना चाहती है, यानी डबल। प्रीमियम प्रोडक्ट्स के साथ सफारी इंडस्ट्रीज ने कॉस्ट कंट्रोल पे भी फोकस किया है। कंपनी के पास हालोल गुजरात में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इस प्लांट में हार्ड लगेज मैन्युफैक्चर किया जाता है। सॉफ्ट लगेज के लिए कंपनी मोस्टली इंपोर्ट करती है। अभी हाल ही में कंपनी ने जयपुर में भी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की है। अभी इस प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 30% है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक ये 100% टच कर जाए। हायर सेलिंग प्राइस और बेटर कॉस्ट कंट्रोल से सफारी इंडस्ट्रीज का EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है। ये चार्ट देखो, फाइनेंशियल ईयर 22 से अब तक कंपनी का EBITDA मार्जिन मोस्टली बढ़ा है और ये वीआईपी इंडस्ट्रीज के EBITDA मार्जिन से ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में सफारी का मार्जिन गिर गया ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन बाय न्यू एज ब्रांड्स। इस चार्ट में ना एक क्लियर शिफ्ट दिख रहा है। FY22 के पहले वीआईपी इंडस्ट्रीज का EBITDA मार्जिन हायर था और FY22 के बाद सफारी इंडस्ट्रीज का EBITDA मार्जिन हायर रहा है। इनफैक्ट FY22 से वीआईपी का EBITDA मार्जिन ऑलमोस्ट हर साल गिरा है।
लेकिन वीआईपी के मार्जिन्स गिर क्यों रहे हैं? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें वीआईपी के ब्रांड वाइज रेवेन्यू मिक्स को समझना होगा। आज के दिन वीआईपी इंडस्ट्रीज के पास 5 ब्रांड्स हैं: एरिस्टोक्रेट, वीआईपी, स्काई बैग्स, कपरीज और कार्ल्टन। एरिस्टोक्रेट सबसे अफोर्डेबल ब्रांड है और प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स को टारगेट करता है। वीआईपी और स्काई बैग्स इकोनॉमी टू मिड प्रीमियम सेगमेंट में है, कपरीज मिड प्रीमियम टू प्रीमियम सेगमेंट में और कार्ल्टन प्रीमियम सेगमेंट में है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के सबसे अफोर्डेबल ब्रांड एरिस्टोक्रेट ने टोटल सेल्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, लगभग 43%। इनफैक्ट FY22 से एरिस्टोक्रेट का रेवेन्यू शेयर बढ़ रहा है और मास प्रीमियम एंड प्रीमियम ब्रांड्स का रेवेन्यू शेयर गिर रहा है। एज अ रिजल्ट कंपनी के मार्जिन्स भी गिर रहे हैं। बट अगर कंज्यूमर्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो वीआईपी के प्रीमियम ब्रांड्स का रेवेन्यू शेयर गिर क्यों रहा है? देखो, ऐसा नहीं है कि वीआईपी के पास प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं है या स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है। इस सेक्टर में सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्चुअली वीआईपी का ही है। कंपनी के पास 14,000 पॉइंट्स ऑफ सेल और 404 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं अक्रॉस 1400 टाउन्स एंड सिटीज। और आज भी वीआईपी इंडस्ट्रीज मार्केट लीडर है, तो कंपनी की ब्रांड रिकॉल भी हाई है। लेकिन शायद कंपनी सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट नहीं ऑफर कर पा रही। एक इकोनॉमिक टाइम्स के इंटरव्यू में कंपनी के एमडी नीतू काशीरामका ने इसे अच्छे से ब्रेक डाउन किया। उन्होंने कहा कि हाई ब्रांड रिकॉल की वजह से कस्टमर स्टोर में आते हैं, लेकिन उन्हें सही प्रोडक्ट नहीं मिलता तो वो बिना कुछ खरीदे ही निकल जाते हैं। सो बेसिकली वीआईपी प्रीमियमाइजेशन वाले ट्रेंड पे अभी भी कैचअप ही कर रहा है और यही उनका 4th चैलेंज है, स्लो मूवमेंट टुवर्ड्स प्रीमियमाइजेशन। आज के दिन कस्टमर्स को नए डिजाइन और स्मार्ट फीचर्स चाहिए, लेकिन वीआईपी शायद अभी भी लेगेसी डिजाइन और बेसिक फीचर्स ही ऑफर कर पा रहा है और इसीलिए बाकी ब्रांड्स उससे मार्केट शेयर छीन पा रहे हैं। ये तो थे वीआईपी इंडस्ट्रीज के ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस। साथ ही कंपनी शायद एक मैनेजमेंट क्राइसिस भी फेस कर रही है। हाल ही में कंपनी के प्रमोटर्स ने अनाउंस किया कि वो 32% स्टेक मल्टीपल्स इक्विटी को बेच देंगे। कंपनी के चेयरमैन दिलीप पिरामल ने कहा कि अब नेक्स्ट जनरेशन को इस लेगेसी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है और उनका मानना है कि ओनरशिप चेंज होने के बाद कंपनी बेटर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले पाएगी और अपने लॉस्ट मार्केट शेयर को फिर से कैप्चर कर पाएगी। आयरॉनिकली वीआईपी इंडस्ट्रीज की फाउंडिंग फैमिली इसे एक फैमिली बिजनेस की तरह ही चलाना चाहते थे। इनफैक्ट 2010 में कंपनी ने उस टाइम के एमडी सुधीर जाटिया को स्टेप डाउन करने को कहा ताकि एक फैमिली मेंबर एमडी बन पाए और 1 साल बाद 2011 में सुधीर जाटिया ने सफारी इंडस्ट्रीज में 56% का मेजॉरिटी स्टेक ले लिया। आज वही सफारी इंडस्ट्रीज वीआईपी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया है। स्ट्रेटेजिक लेवल पे वीआईपी की करंट मैनेजमेंट कुछ स्टेप्स ऑलरेडी ले रही है। वीआईपी के FY24-25 के एनुअल रिपोर्ट में कंपनी ने इन डिसीजंस को हाईलाइट किया है। सबसे पहले कंपनी अपने फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए इन्वेंट्री रिवाइज कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने अपने इन्वेंट्री वॉल्यूम्स को 65 लाख यूनिट से कम करके 38 लाख यूनिट्स कर दिया। इससे लगभग 200 करोड़ का वर्किंग कैपिटल अनलॉक हो गया और 4 लाख स्क्वायर फीट का वेयरहाउसिंग स्पेस भी फ्री हो गया। बांग्लादेश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की कॉस्ट एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन भी इंप्रूव की गई। साथ ही 118 करोड़ का नेट बोरोइंग्स को कम किया गया और 357 करोड़ के कंटिंजेंट लायबिलिटीज को भी एलिमिनेट किया गया और अब कंपनी प्रीमियमाइजेशन पे फोकस कर रही है। FY25 में वीआईपी ने पहली बार 7,000 रुपीज से हायर प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और इन प्रोडक्ट्स का एक्सेप्टेंस भी अच्छा रहा। मॉडर्न स्टाइल्स, लाइट वेट, बेटर फीचर्स, इन सब पे कंपनी फोकस कर रही है। इस साल कंपनी ने 133 अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स बंद किए और हाई थ्रूपुट लोकेशंस में 32 न्यू स्टोर्स खोले हैं। इस मूव से कंपनी की रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट और ग्रॉस मार्जिन दोनों इंप्रूव हो सकती है। साथ ही अब वीआईपी ने ट्रैवल एक्सेसरीज वाले स्पेस में भी एंट्री ले ली है, जैसे कि ट्रैवल पाउचेस, लगेज टैग्स, नेक पिलोज वगैरह। इससे कंपनी के पास क्रॉस सेल करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है और क्या पता धीरे धीरे कंपनी एंड टू एंड ट्रैवल प्रोडक्ट्स ब्रांड ही बन जाए। तो दोस्तों, वीआईपी इंडस्ट्रीज की ये लेगेसी यहाँ खत्म नहीं होती है। ये शायद उनके जर्नी में सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट है और क्या पता नए ओनरशिप के साथ कंपनी नई ऊंचाइयां भी छू जाए। हाँ, अभी सफारी इंडस्ट्री जरूर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनके लिए भी रास्ता इतना आसान नहीं है। लगेज सेक्टर बहुत कंपेटिटिव हो गया है। मोकोबारा और अपर केस जैसे ब्रांड्स अपने फंडिंग के दम पे मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए प्रोडक्ट्स को कॉस्ट से भी लोअर प्राइस पे बेच रहे हैं। IDBI कैपिटल के एक रिपोर्ट के हिसाब से Q4 फाइनेंशियल 25 में हाई कंपटीशन की वजह से सफारी इंडस्ट्रीज के वॉल्यूम्स तो बढ़े, लेकिन रियलाइजेशन और मार्जिन्स गिर गए। बढ़ते कंपटीशन की वजह से अब लेगेसी प्लेयर्स को अपने स्ट्रेटजीज को रीथिंक करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है,
सारे डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स लेगेसी प्लेयर्स को टक्कर तो दे रहे हैं, बट इसके लिए वो एक बहुत बड़ा कॉस्ट पे कर रहे हैं, मार्केटिंग कॉस्ट। इन कंपनीज के लॉसेस बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोकोबारा का ऑपरेटिंग रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24 में 120% ईयर ऑन ईयर बढ़ के 117 करोड़ टच कर गया, लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस भी 99% ईयर ऑन ईयर बढ़ के 123 करोड़ हो गए। मोकोबारा के एक्सपेंसेस का ब्रेकडाउन देखो। मटेरियल कॉस्ट के बाद हाईएस्ट कॉस्ट मार्केटिंग का ही है, टोटल एक्सपेंसेस का लगभग 18%। एज अ रिजल्ट मोकोबारा ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 4 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। अपर केस भी लॉस में है। इनके लिए भी मटेरियल कॉस्ट के बाद मार्केटिंग कॉस्ट ही सबसे ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने लगभग 18 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। नेशनल माइल्स फाइनेंशियल ईयर 23 तक प्रॉफिटेबल था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में ब्रांड बिल्डिंग और एक्सपेंशन की वजह से कंपनी लॉस में चली गई है। फाइनेंशियल ईयर 24 में नेशनल माइल्स ने लगभग 6 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। तो बेसिकली ये सारे ब्रांड्स अभी फंडिंग के दम पे एक्सपैंड कर रहे हैं, बट ऐसा लॉस मेकिंग बिजनेस मॉडल शायद लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ना हो, क्योंकि लगेज सेक्टर में रिपीट रेट लो रहता है। आपको क्या लगता है, क्या वीआईपी इंडस्ट्रीज फिर से मार्केट कैप्चर कर पाएगी, या सफारी इंडस्ट्रीज मार्केट लीडर बन जाएगी, या फिर कोई न्यू एज ब्रांड ही मार्केट कैप्चर कर लेंगे और लेगेसी प्लेयर्स पीछे रह जाएंगे? सोचने की बात है। अगर आपने रिसेंटली लगेज बैग्स खरीदा है तो वो कौन से कैटेगरी का है, हार्ड या सॉफ्ट, एंड कौन से ब्रांड का है, ये हमें कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे कौन से बिजनेसेस या ट्रेंड्स हैं जिस पे आपको डिटेल्ड केस स्टडी वीडियो चाहिए, ये भी कमेंट्स में बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।